बेटा कल मैंने आपको ये बताया कि किसी भी कॉइल को हम इंडक्टर बोलते हैं। जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो करंट के फ्लो करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा यहाँ। और अगर ये करंट चेंजिंग करंट हुई तो उस चेंजिंग करंट के कारण जो यहाँ फ्लक्स लिंक होगा वो भी चेंज होगा। और जब यहाँ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। वो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इस मेन करंट को अपोज करेगी। तो अगर इस सर्किट में, इस इंडक्टिव सर्किट में, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा है, उसमें करंट फ्लो करानी है तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तभी वर्क करेंगे, तभी करंट एस्टैब्लिश होगी, और करंट एस्टैब्लिश होगी तभी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने एक कैपेसिटर की बात की, किसी भी कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, एंड हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम सेल या बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। तो किसी कॉइल में या किसी इंडक्टर में, इन एन इंडक्टर द एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of magnetic field across the turns of inductor. There is a magnetic field across the turns of the inductor, or we say we had electric field across the plates of a capacitor. Across the capacitor plates हमारे पास electric field है, and within these turns we have magnetic field. लेकिन बेटा magnetic field अपने आप नहीं बनेगा। To create this magnetic field, the external source has to do some work. जो एक्सटर्नल सोर्स होता है उस एक्सटर्नल सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करने, किस फॉर्म में वर्क करना पड़ेगा, क्यों वर्क करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स है, इट हैज टू डू सम वर्क, एंड दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द इंडक्टर. दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड into energy of inductor, energy of coil. So we'll calculate the work. Work कैसे calculate करेंगे बेटा? If E is the induced EMF when current I is flowing, small e लिखते हैं, when current I is flowing through the coil, then we know this E equal to minus L into di by dt. ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक तो हम कल पढ़ चुके हैं, कल तक। अब कैपेसिटर हटा देता हूँ मैं। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है। देखो इस कॉइल में ये जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गई है वो इसलिए सेटअप हो गई होगी क्योंकि यहाँ हमने कोई चेंजिंग, अब मैं चेंजिंग ईएमएफ ही बना रहा हूँ, सीधा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगाया है। और इंड्यूस ईएमएफ हमारे अपने कॉज को हमेशा अपोज करती है, सो इट इज माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन में एल क्या है, कल हम पढ़ चुके हैं, एल इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इस सर्किट में अगर करंट एस्टेब्लिश करनी है, टू एस्टेब्लिश करंट
in the circuit the applied EMF should be equal and opposite to the induced EMF. That is, E should balance the induced EMF. ठीक है, क्योंकि जब तक ये इसको बैलेंस नहीं करेगी तब तक यहाँ स्टेडी करंट एस्टैब्लिश नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा. तो जो अप्लाइड ईएमएफ है दैट शुड बी एल डी आई बाई डी टी. यहां तक नोट कर लो पहले. Now since we have to calculate the work done, इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो. बेसिकली डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है वर्क अपॉन टाइम होता है पावर. यहाँ स्मॉल डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखा क्योंकि इंस्टेंटेनियस है. इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ईएमएफ चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है. सो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है ई इंटू आई. कहां से आया फॉर्मूला, देखो. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो मैंने लिखा डी डब्ल्यू बाई डी टी. पावर वोल्टेज इंटू करंट भी तो होता है. पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज वी इंटू आई. So we write dW by dt is E into I. Instead of V into I, it is EI, which means dW by dt is equal to, इस E की जगह लिख सकते हैं L into DI by dt, and then this I. ये dt कैंसिल हो जाएगा, dt को कैंसिल कर दो तो आपके पास dW बना LDI LIDI. The total work done in establishing current I in the coil is, टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए. इंटीग्रेट कर लेंगे. इस dw की इंटीग्रेशन तो हो गई w i. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? जब भी करेंगे इट इज x स्क्वायर बाय 2, सो इट विल बी I स्क्वायर बाय 2. इट मींस w इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर. बस यही एक्सप्रेशन है बेटा. डायरेक्टली भी आपको याद रखना है, डेरिवेशन तो सिंपल सही है. दिस वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर. दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड into energy which is represented by U. So we have U equal to 1/2 Li स्क्वायर. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला भी था, एनर्जी जब कैपेसिटर की बात करते हैं एक्सप्रेशन आता है 1/2 CB स्क्वायर, और जब किसी कॉइल की या इंडक्टर की बात करेंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/2 L into I स्क्वायर. ठीक है, यहाँ इंडक्टर, यहाँ कैपेसिटर. करंट का स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, और किसी कॉइल में या इंडक्टर में जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है. और दूसरी टर्म एक और देखना, ये हमारे पास कॉइल है. We have taken length of the coil to be L. Area of each turn is A. The energy stored in an inductor is this. There is a term called as energy density.
स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, इट इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एल। कैसे? ये जो कॉइल है इसके टर्म का ये एरिया है ए एंड लेंथ इज एल, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। कैपेसिटर के केस में हमने लिखा था ए इंटू डी, अगर आप पढ़ के आए तो आपको पता होगा। ये बन जाएगा 1/2 Li square divided by A into L, which further can be written as 1/2 Li square divided by Al, like this. अब देखिए जो L है, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, that is equal to mu naught n square A into L। कल हमने प्रूव किया, यहां डालेंगे। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, इट इज म्यू 0 इंटू Ni, तो यहां से I कितना बन गया, B डिवाइडेड बाय म्यू 0 n। अब आप क्या करो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप इसे करवाया था, इस L की वैल्यू को यहाँ, I की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखो ये U कितना आता है, तो फिर मैं कंपैरेटिव बता दूंगा दोबारा से। तो ये U बनेगा बेटा आपके पास 1/2 L की जगह लिख लेंगे म्यू 0 n स्क्वायर AL इंटू आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 0 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू L। ठीक है, दोबारा से देखो, in place of L I have written this mu 0 n square AL, I square is actually B square divided by mu 0 square n square divided by AL। ये AL और ये AL कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर और n स्क्वायर भी कैंसिल, म्यू 0 भी A कैंसिल हो जाएगा, U आ जाएगा 1/2 B square divided by mu 0। चेक कर लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगले वाले चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो वहां एनर्जी की बात करेंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों। और दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपको थोड़ा सा कैपेसिटर का रिव्यू भी मिल जाएगा एंड यू कैन नाउ कंपेयर द थिंग्स। मैंने कल आपको बताया कि हमारे पास इस सीरीज में तीन ही कंपोनेंट्स हैं, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। अब रेजिस्टर में तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमने नहीं फाइंड किया था एनर्जी का, क्योंकि रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर करता ही नहीं है। इनफैक्ट रेजिस्टर तो एनर्जी को कंज्यूम करता है। रेजिस्टर इज ए एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में, एक कॉइल या इंडक्टर जिसे हम बोलते हैं ये एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ जो एनर्जी की बात थी, जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, यू कैपिटल में लिखा है, तो मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, मैंने ई लिखा फॉर इलेक्ट्रिकल। और जब स्मॉल यू फाइंड करते हैं दैट इज एनर्जी डेंस, सॉरी 1/2 CV स्क्वायर। और जब स्मॉल यू फाइंड किया था तो 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, जिसके बेसिस पे हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। अभी देखो आपको बेटा याद रखना है डायरेक्ट एक्सप्रेशन, तो आप इधर आ जाए, डेरिवेशन तो हमने कर ली। जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है दैट इज L इंटू आई स्क्वायर, और जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज 1/2 B ओवर म्यू 0, B0 स्क्वायर है। इनफैक्ट यहाँ E स्क्वायर था, यहाँ B का स्क्वायर।
ठीक है, दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिंक बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और यहाँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ठीक है, एक छोटा सा फिनोमिना और है बेटा, उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन भी करेंगे। वी हैव ए फिनोमिना कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, देखो सेल्फ मतलब एक ही कॉइल की जब बात होगी तो बोलेंगे सेल्फ। जब हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दो नेबरिंग कॉइल्स, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोकेशंस पे हैं दोनों, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, फिजिकली दोनों कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होगा, दोनों फिजिकली सेपरेट है, लेकिन ये दोनों कॉइल्स ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो करेगी तो दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी चेंज होगा, और उसके कारण दूसरी कॉइल में भी करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, ऐसा कभी कंडक्शन में नहीं होता था कि हमने फिजिकली बॉडीज को सेपरेट रखा है और फिर भी करंट फ्लो कर रही है। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ऐसा फिनोमिना जिसपे हमारे ट्रांसफार्मर का वर्किंग बेस्ड है। व्हेन वी स्टडी अबाउट ट्रांसफार्मर, एसी में पढ़ेंगे हम, इसी यूनिट में है। जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहां पहली लाइन यही लिखी जाती है दैट इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन? देखो, म्यूचुअल मतलब दो के बीच में है। whenever changing current flows, changing current flows in a coil, an induced EMF is set up in the neighboring coil. जब भी किसी एक कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो करेगी, एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगी किसी नेबरिंग कॉइल में। ठीक है, तो दो की बात है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इन कॉइल्स को बोलते क्या हैं? देखो, जिस कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो कर रही है उसे प्राइमरी बोलते हैं, और जिसमें इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। द कॉइल इन विच, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज नहीं कर सकते। द कॉइल इन विच चेंजिंग करंट फ्लोज is known as primary coil, and the coil in which induced EMF is set up is known as secondary coil. ठीक है, वन इज प्राइमरी, द अदर इज सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स होती हैं। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर फॉर यू। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है ये फिजिकली सेपरेट हैं, बट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली लिंक्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के सेपरेशन बहुत ज्यादा है और एक यहाँ पड़ी और दूसरी कहीं और पड़ी है तो वहां भी होगा म्यूचुअल इंडक्शन, नहीं। जब इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होनी चाहिए दूसरी कॉइल, सो दैट इज व्हाई वी से ये दोनों कॉइल जो है ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है, देयर इज अ मैग्नेटिक लिंक बिटवीन देम। और देखो सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। फ्लक्स किसकी वजह से? करंट की वजह से है। सो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी। किसी पर्टिकुलर टाइम में सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो
प्राइमरी में जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड हेयर सिमिलर एनालिसिस है बेटा, phi s इज इक्वल टू m इंटू आई पी। जब हम एक ही कॉइल की बात करते हैं तो इसको phi बोलते हैं, इसको I बोलते हैं, phi इज प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम दो कॉइल्स की बात करते हैं, वन इज सेकेंडरी द अदर इज प्राइमरी, we say phi s is directly proportional to IP। ठीक है, M is called as coefficient of mutual induction। What is this M? It is coefficient of mutual inductance। और ध्यान से देखिए, इस M का यूनिट वही रहेगा जो L का है। It is also measured in Weber per ampere, और इसको हम हेनरी ही बोलते हैं। बेटा मैंने बोला दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, इन दोनों का जो मैग्नेटिक लिंक है उसे भी हम एक्सप्रेस करते हैं। देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब मैग्नेटिक कपलिंग, कपलिंग मतलब जो फील्ड है वो लिंक कितना हो रहा है। आईपी इज करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड करता है सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। सेकेंडरी की करंट की अभी बात नहीं कर रहा, वो हम बात करेंगे जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक लिंक, मतलब सारे का सारा फ्लक्स लिंक हो रहा है या 50% या 30%, इसे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से एक्सप्रेस करते हैं। एंड मैथमेटिकली इट इज रिटन एज m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। व्हाट इज m? इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है m। एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरे का L2। m तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और ये जो टर्म है ये भी हेनरी, ये भी हेनरी, हेनरी इंटू हेनरी हो गया, हेनरी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ऊपर तो है ही हेनरी, सो दिस इज यूनिटलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। अगर k की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब 100% कपलिंग है, और 100% कपलिंग का मतलब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है। लेकिन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी बड़े दूर दूर हैं, k will be 0, then there is no coupling between p and s। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई मैग्नेटिक लिंक नहीं है। प्राइमरी यहाँ है तो सेकेंडरी हो सकता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रखी हमने। ठीक है, इन जनरल जो k की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, तभी हम कपलिंग की बात करेंगे। बट परफेक्ट कपलिंग कभी भी नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ऑलवेज फ्लक्स लीकेज। तो k की वैल्यू प्रैक्टिकली 100% से कम ही होती है। ठीक है, 90%। अगर k की वैल्यू 0.9 है, मैथमेटिकली देखना, इफ k इज इक्वल टू 0.9, इसका मतलब प्राइमरी का जितना भी फ्लक्स है उसका 90% पार्ट जो है वो सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है, 10% लॉस। ठीक है, ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है? जैसे हम किसी एक सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया कल, ऐसे ही अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ऐसे मान लो,
अभी यहाँ मैंने फिजिकली दोनों को लिंक बना दिया दोनों का, जस्ट टू शो कि दे आर कपल्ड, दे आर परफेक्टली कपल्ड। लेट इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N2 है, और पहले वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N1 है। लेंथ हम दोनों के बराबर ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का बराबर ले लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके हम इसको। एक कॉइल है S1 और एक कॉइल है S2। डायग्राम तो पता चल गई, डायग्राम में कुछ नहीं है बेटा, दो कॉइल्स हैं, दो स्प्रिंग्स हैं, they are kept very close to each other। one is having N1 turns per unit length, दूसरी वाली के N2 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। लेंथ दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक टर्न का बराबर है। ठीक है, करंट दोनों में डिफरेंट फ्लो कर रही है। फ्लक्स linked with each turn of S2 due to current in S1 is, देखो जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। एक को S1 और एक को S2 बोला। इस S1 करंट के कारण फ्लक्स नहीं, फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे के साथ जो लिंक हुआ B1 कितना होगा, μ0 N1 I1। तो फ्लक्स linked with each turn of S2 is phi21 बोल देता हूं, या टोटल फ्लक्स ही कैलकुलेट करते हैं। चलो अब आपको पता है फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, इसकी हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। एक तो आ गया बेटा B1 इंटू ए, ये आ गया फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न जिसको हमने कल phi1 बोला था, इनटू टोटल कितनी टर्न्स हैं सेकंड वाली में N2L। ठीक है, B1 इंटू ए हो गया फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 इंटू N2L कर दिया, दैट इज ईच टर्न इंटू टोटल लेंथ, दैट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2। और ये S2 के साथ फ्लक्स कैसे लिंक हो रहा है, S1 में जो करंट फ्लो कर रही है उसके कारण। इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली कॉइल पड़ी है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है। एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होगा B1A, और इसमें कितनी टर्न्स हैं N2 इंटू L, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लिया, N2 लिया। तो आप बोलोगे बेटा phi21 इज इक्वल टू B1A, B1 कितना है μ0 N1 I1 इंटू A into N2L, so phi21 is equal to μ0 N1 N2 I1 AL। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। चेक करो क्या पूछना है पूछो। ठीक है, phi21 इज इक्वल टू M21 I1, दोनों को इक्वेट करके phi21 M21 आ जाएगा आपके पास। फिर से देखो, अभी भी नहीं आया ना, फिर से दिखाता हूं। देखो नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम, ये मैं यहां रख लेता हूं। मैंने क्या बोला, M21 कितना आ गया, μ0 N1 N2 A इंटू L। दोबारा से करते हैं, देखो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड कॉइल। ये जो सेकंड कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S2 B2 बोल देता हूं, μ0 N2 इंटू I2। ये तो पता है ना, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है μ0 NI होता है। अगर करंट I2 फ्लो कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो μ0 N2। फ्लक्स लिंक्ड, अच्छा दोबारा से बता रहा हूं, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ
S2 is फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S1, सॉरी, क्योंकि अब S2 का फील्ड है, S1 के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो कितना होगा फ्लक्स, नाम दे देते हैं उसको बाद में। फ्लक्स होता है B इंटू ए, सो B2 इंटू ए विल बी μ0 N2 I2। ये है विद ईच टर्न। टोटल फ्लक्स linked with S2, S1, sorry. Total flux linked with S1 due to current in S2 is phi12. Flux linked with S1 due to S2 is equal to B2A, बाद में वैल्यू दोबारा लिखूंगा, इनटू S1 में कितनी टोटल टर्न्स हैं, N1L, सो B2A N1L बनेगा आपके पास μ0 N2 I2 N1L इंटू ये A भी है। लेकिन फिर से डेफिनेशन देखो, 512 होता क्या है, M12 इंटू I2, दोनों को इक्वेट करो दोबारा से, तो M12 क्या बना, I2 फिर कट जाएगा, M12 बनेगा μ0 N1 N2 N1 N2 A इंटू L। यहाँ क्या आया, M21 μ0 N1 N2 A इंटू L। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं M12 या M21, दोनों को M बोल दो, और ये M होता कितना है, μ0 N1 N2 AL। जिस तरह से कल हमने L का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, किसी एक कॉइल की जब बात करेंगे तो बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, और जब दो कॉइल्स की बात करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोनों कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे। लिख लेना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है इन ईच, एरिया एंड लेंथ। और इसी को अगर आप टोटल टर्न्स की फॉर्म में लिखो, टोटल टर्न्स की फॉर्म में लिखोगे, N1 बनेगा N1 बाय L, लेंथ हमने सेम ली, N2 बाय L इंटू AL, तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये M आ जाएगा, M1 μ0 आ जाएगा, μ0 इंटू N1 N2 इंटू A बाय L। ठीक है, इतना करो, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है।